मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत वायुमंडलीय अपवर्तन व प्रकाश के प्रकीर्णन पर आज आपसे चर्चा करूंगा। आज एक पिक्चर आपके सामने है, उस पर लिखा है व्हाई इज द स्काई ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। बचपन में बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों होता है, बादल श्वेत क्यों होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और भी ना जाने क्या क्या क्वेश्चन। इन सभी का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन व कुछ का कारण प्रकीर्णन है। आज वायुमंडलीय अपवर्तन की मैं आरंभ में बात करता हूं। एक प्रैक्टिकल दिखाकर, डेमो दिखाकर आपसे बात करना आरंभ करना चाहता हूं। मैंने एक मोमबत्ती जलाई है। कैंडल के जलने पर अगर मैं उसके ऊपर अपना हाथ रखता हूं तो मुझे आपको भी अपना हाथ थोड़ी देर में हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उंगलियां और मोमबत्ती की लौ के बीच की वायु गर्म हो गई है। जैसे जैसे मैं हाथ अपना दूर लेता जाऊंगा, मेरे हाथ को, मेरी उंगलियों को गर्माहट कम महसूस होती जाएगी। सीधा सा कारण है कि जो वायु की परत लौ के संपर्क में है वो ज्यादा गर्म है, और जैसे जैसे परत मोमबत्ती की लौ से दूर होती जा रही है, उन पर वायु की परतों के टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं। जो परत लौ के संपर्क में है वो एक विरल माध्यम की तरह कार्य करेगी, और जो परत लौ से दूर है वो उतनी ही ज्यादा सघन होती जाएगी। इस प्रकार इस प्रकाश स्रोत ऊष्मा के स्रोत के संपर्क में आने पर अगर मैं इस छोटे से वायुमंडल की बात करूं, तब इस वायुमंडल में भी वायु की ना जाने कितनी परतें हैं। उन परतों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं, उन परतों के घनत्व अलग अलग हैं। मोमबत्ती कुछ भी नहीं, जो सूर्य का प्रकाश आता है ऊपर से, जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो तारों का प्रकाश आता है, वो तो इतने ज्यादा बड़े स्रोत हैं ऊष्मा के, प्रकाश के। जिस प्रकार नीचे से मोमबत्ती की लौ से ऊपर की ओर वायु से सघन माध्यम बनता जा रहा है, इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर भी वायु से सघन माध्यम की बहुत सारी परतें हैं। और जब कोई प्रकाश किरण तारों से, सूर्य से, तारों से हमारे पास आता है, प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आता है, उस प्रकाश किरण को ना जाने असंख्य वायुमंडल में बनी वायु की परतों से होकर गुजरना पड़ता है। और जैसा मैंने बताया, उन वायु के परतों के घनत्व, उन वायु की परतों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं। जैसे जैसे प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है, वैसे वैसे वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती जाती है। प्रत्येक ऊपर वाली परत विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, और उससे नीचे वाली परत सघन की तरह, और उससे और नीचे वाली परत सघन की तरह, और ज्यादा सघन और ज्यादा सघन, इस प्रकार परतें कार्य करती हैं। और जब कोई प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है, तब उसे इन विरल और सघन परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और उसका असंख्य बार अपवर्तन होता है। इस अपवर्तन को हम वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में जो मैंने आपको व्याख्या दी, उसको एक परिभाषा में सीमित करते हैं। बोर्ड पर आपको परिभाषा लिखी गई है जिससे आप नोट कर सकें, क्योंकि कुछ छात्र छात्राओं के पास इस लॉकडाउन की पोजीशन में बुक्स नहीं है। वैसे जिस पर एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, वो अपनी बुक का अरेंजमेंट स्वयं कर सकता है। आप गूगल पर एनसीईआरटी बुक्स अगर टाइप करेंगे, तब आपको एनसीईआरटी की सभी बुक्स हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। आप चैप्टर को भी अपलोड कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार की साइट पर जाकर भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपने लिए बुक का अरेंजमेंट कीजिए, जो कि निःशुल्क है। वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है। वायुमंडल के कुछ स्तर ठंडे होते हैं और कुछ अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। ठंडे स्तर प्रकाश किरण के लिए सघन माध्यम की तरह और गर्म स्तर विरल माध्यम की तरह व्यवहार करते हैं।
अर्थात वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं। जब प्रकाश किरण ऐसे वायुमंडल से होकर गुजरती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों के वायु स्तर हों, तब उस प्रकाश किरण का बारंबार अपवर्तन होता रहता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में यह तारा है, तारे से प्रकाश आता है। एक बच्चा, जो कि आप में से भी हो सकता है, बच्चा क्या बड़ा भी तारा देखता है, और जब वह तारे का प्रकाश नीचे आता है, जैसा कि मैंने बताया कि इस तारे और इस नेत्र के बीच में असंख्य वायुमंडल की परतें होंगी। उन परतों के अलग अलग अपवर्तनांक होंगे। जैसे जैसे प्रकाश किरण नीचे आएगी उसका अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, उन परतों का अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा और वह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी विरल माध्यम से अर्थात कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, अर्थात अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर आती है, वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। वह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है और झुकते झुकते वो किरण हमारी आंखों में जाती है। किंतु जो हम प्रकाश देखते हैं, हमें तो पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हम उस झुकाव को नहीं समझ पाते हैं और हमें आभास होता है कि वो किरण थोड़ा ऊपर से आ रही है, सीधी आ रही है और यहाँ की जगह यहाँ से आती प्रतीत होती है। इस प्रकार यह तारे की आभासी स्थिति है और तारा हमें अपवर्तन के कारण, एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर होने का एहसास हमें दिलाता है कि तारा जैसे अपनी आभासी स्थिति में है और उससे थोड़ा ऊपर है। तारों का टिमटिमाना, तारों की आभासी स्थिति का होना, उसकी हम व्याख्या कर चुके हैं, उसे थोड़ा संक्षिप्त करते हैं। वायुमंडल का घनत्व सभी जगह समान नहीं होता है, बल्कि ऊंचाई के साथ साथ घनत्व बदलता रहता है, जिस कारण अपवर्तनांक भी बदलता है। अपवर्तनांक बदलने के कारण जैसे जैसे प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है, प्रकाश का अपवर्तन बार बार होता रहता है। वायुमंडल में प्रत्येक ऊपर वाली परत विरल और नीचे वाली परत सघन माध्यम की तरह व्यवहार करती है। जैसे जैसे प्रकाश ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत में आता है, वह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती जाती है। फलस्वरूप तारे क्षितिज पर वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। आप ये एक बार फिर हम पिक्चर से दिखाना पसंद करते हैं आपको। तारों की वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति में अंतर होता है, यह तो हम समझ चुके। अब आती है बात कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। प्रकाश ऊपर से आता है और जैसा कि बार बार एक ही बात की चर्चा मैं कर रहा हूं कि हमारा वायुमंडल बहुत सी परतों से मिलकर बना है और उन परतों के अपवर्तनांक और घनत्व भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक ऊपर वाली परत अपने से नीचे वाली परत से अधिक विरल होती है और प्रकाश किरण को न जाने कितने विरल सघन माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है और बार बार उस प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है और बार बार वह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है, जिस प्रकार उसका अपवाद जिग जैग हो जाता है। झुकी फिर झुकती है और इस प्रकार वो पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद हमारी आंख में पहुंचती है और यह वायुमंडल अपवर्तन ही तारे के टिमटिमाने का कारण है। हमें ऐसा एहसास होता है कि तारा वास्तविक स्थिति से अपनी थोड़ा ऊपर है और उसकी वो आभासी स्थिति भी बार बार बदलती रहती है, क्योंकि प्रकाश किरण बार बार बदलती रहती है। अभी लॉकडाउन की पोजीशन है, आप मार्केट में जाएंगे, सन्नाटा पसरा हुआ है। किंतु जब नॉर्मल हालात थे और हम अपने बाइक, स्कूटी या साइकिल से बाजार में निकलते हैं, तो हम बाजार में जब निकलते हैं तब आप देखिए, ध्यान दीजिए उस बात पे, आप इमेजिन कीजिए कि साइकिल को बार बार हमें अपवर्तित करना पड़ता है। जाना है सीधा, परंतु हम अपना एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना जाने कितनी बार अपनी साइकिल को कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी झुकाते हैं, तो बार बार उसका अपवर्तन करते हैं ना। आपको शायद याद आ गया होगा। इसी प्रकार प्रकाश को भी
क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम जब कुछ मीटर दूरी तय करेंगे, आगे का जो भीड़ है, जो रश है रोड पर, आगे का जो ट्रैफिक है उसकी हालात क्या हो। हमें नहीं पता हमें रुकना है या किधर को लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन होते जाते हैं। इसी प्रकार लाइट में भी थोड़े थोड़े डाइवर्जन होते जाते हैं, अपवर्तन होते जाते हैं। जब आप साइकिल अगली बार चलाएं भीड़ में, तो आप एहसास करें कि मेरा बार बार अपवर्तन हो रहा है। और इसी प्रकार प्रकाश किरणों का भी अपवर्तन ऊपर से नीचे की ओर आने पर होता है। वो विरल से सघन माध्यम में बार बार आती हैं, और जैसे जैसे सघन माध्यम में आएंगी विचलन होना स्वाभाविक है, बार बार अभिलंब की ओर झुकेंगी और बार बार हमें तारों की आभासी स्थिति का परिवर्तित होने का आभास होगा। कभी हमें तारा चमकदार दिखाई देगा और कभी धुंधला दिखाई देगा, और इसी को तारे का टिमटिमाना कहते हैं। और तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के टिमटिमाने का हमें आभास होता है। तारे हमसे बहुत दूर स्थित हैं, उनको दूर स्थित बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह माना जा सकता है। तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कई बार अनियमित अपवर्तन होता है, जिस कारण उस प्रकाश का पथ बार बार बदलता रहता है। प्रकाश का पथ बदलते रहने से हमें ऐसा एहसास होता है जैसे तारे की स्थिति लगातार बदल रही है, अर्थात तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, जिससे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है और हमें तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता रहता है। आप ये देखिए, ये तारा, तारे की वास्तविक स्थिति और ये तारे की आभासी स्थिति, और ये भिन्न भिन्न परतें हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस फिगर को आप अपनी नोटबुक में बनाएं और बार बार उसका अभ्यास कीजिए। ये व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डोंट। तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ग्रह आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? भाई, जो ग्रह है, हम तारे ग्रह की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हैं। उन तारों को हम बिंदु स्रोत की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि ग्रह को हम बिंदु स्रोत नहीं, एक बड़े स्रोत की तरह ट्रीट करते हैं। ग्रह जुपिटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया और ये सॉलिड लाइन दिखाई, उनमें उनको बहुत सारे पॉइंट स्रोत से मिलकर बना माना जा सकता है। उन बिंदुओं का भी बार बार अपवर्तन होता है, किंतु नेट अपवर्तन शून्य होता है। आप वो जो प्रकाश हमारी आंख में जाता है, उनके लिए हम परिणाम को, परिवर्तन के परिणाम को शून्य मानकर हम व्यवहार करते हैं। जैसे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। ग्रह को प्रकाश के विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। जैसे वह स्रोत बहुत से बिंदु स्रोतों से मिलकर बना हो, इन असंख्य बिंदु स्रोतों से जो प्रकाश हमारी आंखों में आता है, उसमें कुल परिवर्तित प्रकाश का औसत शून्य हो जाता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। मैंने बोला आपको कि उसमें कुल परिवर्तित प्रकाश का औसत शून्य हो जाता है। एक घटना भी और आपको बताता हूं। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय हमें जो सूर्य है, हम सूर्यास्त का मतलब क्या मानते हैं कि जो क्षितिज है, जब उसे वो एक्चुअल में पार करता है सूर्य, उसे हम मानते हैं कि सूर्यास्त हो रहा है। किंतु प्रकाशिक अपवर्तन के कारण ही हम सूर्यास्त से पहले ही, सूर्यास्त के बाद तक, 2 मिनट बाद तक हम सूर्यास्त को देख पाते हैं, और सूर्योदय के समय भी सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। प्रकाश का प्रकीर्णन आज का मेरा दूसरा टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारा वायुमंडल धूल के कणों से भरा है। वायुमंडल में धूल के कण, पानी की छोटी छोटी बूंदें, विभिन्न गैसों के अणु, ये सभी उपस्थित रहते हैं, और ये सभी निलंबित अवस्था में रहते हैं, वायुमंडल में घुलते नहीं हैं। निलंबित अवस्था का अर्थ है सस्पेंडेड, अर्थात ये कण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। वायुमंडल में भिन्न भिन्न आकार वाले धूल के कण होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन धूल के कणों आदि से टकराता है, तब वह असमान रूप से परावर्तित हो जाता है।
इस घटना को सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, पानी की छोटी छोटी बूंदें, गैस के अणु आदि से टकराता है, तब वह प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। यह परावर्तन असमान रूप से होता है। वास्तव में होता क्या है कि जब वह प्रकाश किरण धूल के कण आदि पर गिरता है, तब प्रकाश किरण धूल के कणों को कुछ ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। ये कण उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को विभिन्न दिशाओं में ट्रांसफर करने का कार्य करना आरंभ कर देते हैं और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इस पिक्चर की मदद से हम समझते हैं कि प्रकीर्णन क्या है। ये एक कण है। इस कण पर प्रकाश किरण आपतित होती है। प्रकाश किरण आपतित होने के बाद यह कण उस प्रकाश किरण को विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कर देता है। वास्तव में क्या हुआ कि इस प्रकाश किरण ने कुछ ऊर्जा इस कण को ट्रांसफर कर दी। कण को ट्रांसफर करने के बाद वह ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में यह कण ट्रांसफर करने का कार्य करता है और यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऊपर से प्रकाश किरण आया, वायुमंडल में एक कण नहीं होगा, बहुत से कण होते हैं। जब उन कणों पर प्रकाश गिरता है तो ये सभी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करना आरंभ कर देते हैं। प्रकीर्णन मीन्स विभिन्न दिशाओं में परावर्तित करने का कार्य करना आरंभ कर देते हैं। एक नया नाम आएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में रोशनदान के द्वारा प्रकाश अंदर आता है। प्रकाश अंदर आते समय आप देखते होंगे अक्सर कि प्रकाश के मार्ग में आने वाले सभी धूल के कण चमकने लगते हैं। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण गमन करती है, तब वह प्रकाश किरण के मार्ग में बहुत से धूल के कण आते हैं। जब वो धूल के कणों पर प्रकाश गिरता है, तब वो धूल के कण उस प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में परावर्तन कर देते हैं और वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में आता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों जैसे धूल, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण, वायु के कण आदि का विषमांग मिश्रण है। जब प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के इन निलंबित सूक्ष्म कणों से टकराता है, तब उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, क्योंकि इन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होना कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे कण का आकार होगा, कण अगर छोटा है तो प्रकीर्णन अलग तरीके से होता है, और अगर कण का आकार बड़ा है तो प्रकीर्णन अलग होता है। छोटा कण जैसे ये है, एक बड़ा कण पर प्रकाश गिरता है। जब अत्यंत सूक्ष्म कण पर प्रकाश आपतित होता है तो सूक्ष्म कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी या नीले प्रकाश का अधिक मात्रा में परावर्तन करते हैं, और जो बड़े कण होते हैं, जो कण आकार में बड़े हैं, वो मुख्य रूप से अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल या नारंगी प्रकाश का अधिक मात्रा में परावर्तन करते हैं। यदि हम और अधिक आकार वाले कणों की बात करें तब उनका प्रकीर्णन श्वेत भी हो सकता है। याद कर लीजिए, जो वायुमंडल में उपस्थित छोटे कण हैं वो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन कर पाते हैं। वो प्रकाश नीला प्रकाश होगा या बैंगनी प्रकाश होगा। बड़े आकार वाले कण लाल या नारंगी प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं, और ज्यादा बड़े कण का जो प्रकीर्णन है वो श्वेत भी हो सकता है। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं, जो मैंने सबसे शुरू में आपसे किया था कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तारों को टिमटिमाने का कारण तो हम जान चुके, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आने से पहले उसे एक बहुत बड़ा हिस्सा वायुमंडल का पार करना होता है। वायुमंडल का हिस्सा पार करने के लिए उन्हें टक्कर लेनी होती है बहुत से छोटे छोटे कणों से, बहुत से बड़े कणों से, गैस के अणुओं से,
जल की बूंदों से, धूल के कणों से, और जब वो प्रकाश छोटे छोटे इन कणों से टकराता है तब वो छोटे छोटे कण उन आपतित प्रकाश किरणों का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन करना शुरू कर देते हैं। जो छोटे कण होते हैं वो विशेष रूप से कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और छोटे कणों से मुख्यतः नीला या बैंगनी प्रकाश परावर्तित होता है क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और वो प्रकाश ही मुख्यतः हमारी आंख में आता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। एक यहाँ प्रश्न उठता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के लिए है तो हम आसमान बैंगनी दिखना चाहिए परंतु नीला क्यों दिखाई देता है? दोनों ही प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, दोनों प्रकाश का अधिक परावर्तन होता है, किंतु हमारी आंखें नीले प्रकाश के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं। इस कारण प्रकाश हमें आसमान नीला दिखाई देता है बैंगनी की अपेक्षा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब उपस्थित धूल आदि के सूक्ष्म कण लाल रंग की तुलना में कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश ही हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो, कोई वायुमंडल ही ना हो, ना कोई धूल का कण बीच में हो, ना जल की बूंदे हो, ना और गैस के अणु हो, जब ये सब नहीं है तो वायुमंडल भी नहीं है, तब क्या होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति किसी विमान में बहुत ज्यादा ऊंचाई से आकाश को देखता है या चंद्रमा पर जाकर हमें पृथ्वी को आकाश को देखता है तब उसे वो आकाश काला दिखाई देता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक सिंबल है डेंजर और रेड कलर का है। अक्सर जो एम्बुलेंस है उन पर भी रेड कलर से ही प्लस का साइन लगा होता है। ये रेड कलर का ही यूज क्यों करते हैं? खतरे का निशान रेड कलर का ही क्यों लेते हैं? एक बचपन में एक पहेली हम सुनते थे कि एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन की पटरी टूटी हुई है आगे, एक व्यक्ति उस पटरी को देखता है, वो कैसे उस ट्रेन को ड्राइवर को सिग्नल दे कि उसे लगे कि खतरा है और रोक ले ट्रेन। कहा जाता था कि उस व्यक्ति के हाथ में एक मुर्गा है, एक चाकू है और एक रुमाल उसकी जेब में है सफेद रंग का। आंसर मिलता था कि वो मुर्गे को काटेगा, मुर्गे का रंग सफेद रुमाल पर लगाएगा, उस रुमाल को लहराएगा जिसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोक देगा और दुर्घटना नहीं होगी। दुखद है कि मुर्गे की जान इस एग्जाम्पल में चली गई, किंतु बड़ा एग्जाम्पल सुनाया जाता था बचपन में क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, लाल रंग का प्रकीर्णन बिखराव कम होता है और बिखराव कम होने की वजह से वो लाल रंग दूर तक बिना बिखराव के जा सकता है और लाल रंग को हम दूर से देख सकते हैं। इसका ये कारण था। खतरे का संकेत लाल होना। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत कम होता है, अतः लाल प्रकाश को दूर से आसानी से देखा जा सकता है। एक पिक्चर और कि सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त का अर्थ होता है सूर्य का क्षैतिज को पार करना, जो एक क्षैतिज रेखा है उसे पार करना पृथ्वी की। जब सूर्यास्त होता है उस पोजीशन में सूर्य हमसे काफी दूर होता है। दोपहर की अपेक्षा सूर्य की प्रकाश किरणों को अधिक दूरी तय करनी होती है हमारी आंखों में आने से पहले। इतनी अधिक दूरी जो कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है, जैसे नीला प्रकाश है, बैंगनी प्रकाश है, उन सबका प्रकीर्णन हो जाता है, बिखराव हो जाता है और वो किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए वैसे मैंने आपको बताया था कि केवल लाल प्रकाश का ही हम प्रयोग करते हैं। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है, जिस कारण सूर्य के प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में दोपहर की अपेक्षा अधिक दूरी तय करनी होती है। इन प्रकाश किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल व अन्य कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है। केवल नारंगी व लाल किरणें ही हमारी आंख तक पहुंच पाती हैं क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन कम होता है और इस प्रकार हमें सूर्यास्त के समय सूर्य और सूर्योदय के समय सूर्य लाल